Hey friends, welcome back to my channel, The Concept Guru. I'm your guru in need, indeed. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के दो ऐसे टॉपिक्स जो हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रात दिन हम इन टॉपिक्स को जी रहे हैं, चाहे हम इनको जाने चाहे हम ना जाने, हम इनको 24/7 जब से पैदा हुए हम इन टॉपिक्स को जी रहे हैं अपने साथ में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टू वेरी मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फर्स्ट इज रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका होने वाला है? ब्लड का होने वाला है। किसमें? एनिमल्स में। किसके थ्रू होगा? हार्ट के थ्रू होगा। मतलब कि इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो आज हम रेस्पिरेशन के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की पूरी फंक्शनिंग बता दूंगा, A to Z कैसे काम कर रहा है ह्यूमन हार्ट। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे बोलना, सर मुझे समझ में नहीं आया, अगले दिन से यूट्यूब में वीडियो बनाने छोड़ दूंगा। इतना एफिशिएंटली और प्रोफिशिएंटली ह्यूमन हार्ट में आपको समझाऊंगा कि एक बार समझ लोगे सारे कंफ्यूजन्स को खत्म करके रख दूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर प्रीवियस 2 लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं इसी चैप्टर के तो पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद अटेंड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि हम एक कनेक्टिंग द डॉट सीक्वेंस में जा रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं डॉट्स को। तो बीच में कूद पड़ना वुड बी वेरी हजार्डस फॉर यू। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू कि भैया पहले फर्स्ट लेक्चर अटेंड करो, सेकंड करो एंड देन कम टू दिस लेक्चर ऑफ बायोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। आप बोलोगे सर आप तो हर लेक्चर में यही बोल रहे हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं आपको बोल रहा हूं माइंड इट, मैंने पहले भी ये बात बोली थी दैट ये पूरा चैप्टर ही लाइफ प्रोसेसेस सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए तो चलो भैया सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर आपके जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, क्लास 9th के 7th 8th, ये सब के लिए ये जो चैप्टर है बहुत क्रूशियल है। क्योंकि 7th 8th का बच्चा भी आप सोचो जरा, वो भी एंटीसिपेट तो कर ही लेता है कि भैया हार्ट कैसे काम करता होगा, वो पंप करता है, ये सब चीजें उनको पता चल जाती हैं। वी आर इन गूगल एज, गूगल की एज में है, 1 सेकंड में एक क्लिक पे सब कुछ मिल जाता है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आज हम जानने वाले हैं, पर उसके पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हम टॉपिक समझेंगे, वो है रेस्पिरेशन। सो लेट अस स्टार्ट विथ रेस्पिरेशन। तो चलो जल्दी से जान लेते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस होती है। बायोकेमिकल प्रोसेस, इसका एम क्या होता है? एनर्जी को रिलीज करना, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रही है अपने में। बहुत सारे बच्चे हैं छोटे लेवल से बड़े लेवल में आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग तो एक ही होता है ना, हम सांस ले रहे हैं उसको ही तो रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है। देखो बायोलॉजी के टर्म्स में ऐसा नहीं होता। लेमैन, कॉमन मैन के लिए हो सकता है कि हाँ यस रेस्पिरेशन सांस लेना है और ब्रीदिंग भी सांस लेना है, पर बायोलॉजी बोलती है वो एक केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रही है टू रिलीज द एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, हम सब इस दुनिया में जीवन जी रहे हैं, वो बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। उससे क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है? देखो ब्रीदिंग एक प्योर फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। 10th वाले बच्चों एक टेबल बना लो और डिफरेंशिएट बता रहा हूं, लिखते जाओ साथ साथ में अगर आपको लिखना है तो ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। दूसरा और क्या हो रहा है? ब्रीदिंग में हम एयर को इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना। एयर को इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, बस दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है, पर इसमें क्या हो रहा है? एक बार ऑक्सीजन अंदर आ रही है, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रही है और एनर्जी को रिलीज कर रही है। तो इस प्रोसेस का जो एंड है वो एनर्जी रिलीज होने से हो रहा है, राइट। जबकि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? सिंपली यू आर इनहेलिंग एयर एंड एक्सहेलिंग इट आउट, दैट्स इट, दैट इज व्हाट ब्रीदिंग इज। तो ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। और रेस्पिरेशन जो होता है उसका अल्टीमेट एम है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना। ग्लूकोज किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा? रेस्पिरेशन के क्या टाइप्स हैं अभी का भी बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। तो रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप्स हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलने वाली है, मतलब जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली अवेलेबल, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। एनारोबिक में क्या होने वाला है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कभी कभी क्या होता है कि होती है ऑक्सीजन थोड़ी बहुत, बट बहुत माइन्यूट होती है, तो उसको हम एब्सेंस में ही गिनते हैं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनारोबिक। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक। अभी जब मैं सांस ले रहा हूं, आप सांस ले रहे हो, ये सब एरोबिक रेस्पिरेशन है।
तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ना, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि वो हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आपने पढ़ा है सबने, ह्यूमन एनिमल सेल का डायग्राम बनाया है छोटी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर जनरेट करने का काम कर रहा है, एनर्जी रिलीज करते हैं। भैया पावर हाउस क्या होते हैं? देखो हमारे सराउंडिंग में पावर हाउस होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं हमें, जैसे थर्मल पावर हाउस होते हैं, ठीक है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं। तो ये सारे पावर हाउसेज होते हैं, इनका मेन एम क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। सिमिलरली हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो भी पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसका भी मेन मोटिव क्या होता है? एनर्जी को रिलीज करना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में यूज हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इसमें भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन? वन दैट इज हैपनिंग इन यीस्ट एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया, सम अदर बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन इन यीस्ट, ठीक है ना। तो वो किसमें हो रहा है? फर्मेंटेशन इन यीस्ट हो रहा है। और इसमें प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं? देखो ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है। सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है। अब ध्यान से सुनो, एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, बहुत टेक्निकली बताने जा रहा हूं। पूरा वो जो डायग्राम बनाया हुआ है आपकी बुक में, एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें सबसे पहले ग्लूकोज रखा है, फिर पाइरुवेट बन रहा है, उसके बाद 3 प्रोसेसेस है, एक एरोबिक में है, 2 एनारोबिक में है। वो सारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैंने इतना सारा बोला अभी बीच में और नहीं समझाए तो टेंशन नहीं लो, ध्यान से सुन लो, अभी समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम एरोबिक को कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले, अभी एनारोबिक भूल जाओ, पहले एरोबिक पे आते हैं। एरोबिक का मतलब क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन कर रहा है एरोबिक? हम सब मिलके, एनिमल्स जितने भी हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन का एम क्या है? वही एम है जो रेस्पिरेशन का एम होता है। क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होना। एनर्जी रिलीज होगी तभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी लिविंग, अदरवाइज ऑल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विल बी डेड। तो जिंदा रहना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से मिल रही है। अब देखो कैसे मिल रही है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने वाला है, मतलब जो हम खाते हैं ना, वो सब कुछ ग्लूकोज के फॉर्म में अवेलेबल है। तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेकडाउन होगा तब जाके एनर्जी मिलेगी। वो ग्लूकोज कहां है सर? हमारी बॉडी के अंदर ही है, समझे। तो सबसे पहले ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, मतलब तोड़ देते हैं ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल, C6H12O6। क्या होता है? C6H12O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। ये ब्रेक होगा ऑक्सीजन के द्वारा, मतलब ऑक्सीजन इसको ब्रेक करेगी। जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ब्रेक करेगी ग्लूकोज को। तो फर्स्ट कन्वर्जन होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगा इस प्रोसेस में, वो क्या होगा? पाइरुवेट में कन्वर्जन। क्या होगा? पाइरुवेट में कन्वर्जन। सर ये पाइरुवेट बड़ा अजीब सा नाम लग रहा है, ये क्या होता है? तो जैसे ही ग्लूकोज जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, जब वो ब्रेक डाउन होगा तो वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होगा। दोनों आइडेंटिकल होंगे, दोनों को ही हम पाइरुवेट बोलेंगे। तो एक पाइरुवेट, दूसरा पाइरुवेट, दोनों कितने कार्बन से बने हुए हैं? 3 कार्बन से। तो पाइरुवेट कितने कार्बन से बनता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पाइरुवेट में। उसके बाद क्या हुआ? अब पाइरुवेट जो है वो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा उसका एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब वो फर्दर ब्रेकडाउन होगा। और किस में ब्रेकडाउन होगा? सबसे पहले एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीजें रिलीज होती हैं जब भी। और साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, वो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो रही है। कितने? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हो रही है। सर ये एटीपी क्या होता है? ये एनर्जी करेंसी होती है। जैसे मान लो आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत छापा है आपने, बहुत पैसा है आपके पास। तो आपके पास जो पैसा है वो किस फॉर्म में है? तो आज से 20 साल पहले आप देखेंगे तो सबके पास पैसा किस फॉर्म में होता था? मनी, नोट्स के फॉर्म में ज्यादा होता था, ठीक है। आजकल डिजिटल मनी है, ठीक है, बैंक्स में ज्यादा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा है, पर अर्लियर इट यूज्ड टू बी डिजिटल मनी होती थी, करेंसी। आज भी होते हैं नोट्स, तो हम बहुत यूज करते हैं। तो हमारे पास कितनी वेल्थ है उसका कैलकुलेटर क्या है? कितने नोट हैं, कितना पैसा है, कितनी करेंसी है। सिमिलरली जो एनर्जी होती है वो एक केमिकली बाउंड होती है एक तरीके के मॉलिक्यूल्स में, जिनको हम एटीपी बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो 1 एटीपी, 2 एटीपी, 3 एटीपी, ऐसे 38 एटीपी रिलीज होते हैं किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। मतलब ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है पर ग्लूकोज।
एक ग्लूकोज पे 38 एटीपी रिलीज होते हैं, साथ में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीज होता है, वाटर होता है। तो हाई, और ये कहां पे हो रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होता है, सेल के अंदर होता है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने समझ लिया। अब फटाफट आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से सुन लो। इसमें दो टाइप होने वाले हैं। एक तो यीस्ट के अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यीस्ट पता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसे बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी होते हैं, उनके अंदर भी होता है। तो पहले यीस्ट वाला समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, वन बाय वन समझेंगे और मस्त तरीके से समझेंगे एकदम। तो यीस्ट के अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले ग्लूकोज था। देखो अल्टीमेट एम क्या है, एनर्जी को रिलीज करना ही एम है। तो ग्लूकोज जो था फिर से ब्रेक डाउन होने वाला है, और उसका फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है भैया, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं वैसे बाय द वे, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पाइरुवेट, मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट along with the release of energy is called as glycolysis। ये बहुत टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है, प्लीज नोट इट डाउन, नोट डाउन कर लो। 10th वालों नोट डाउन कर लो, बाकी लोग जितने समझ रहे हैं आप अपने माइंड में नोट डाउन कर लीजिए इसे। तो ग्लाइकोलाइसिस होगी, पाइरुवेट में कन्वर्जन होगा ही होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्टेप है, ये कॉमन है, भले ही एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। अब क्या होगा, यहां से कहानी बदलेगी, क्योंकि यीस्ट के अंदर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है ना, फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है ना, वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहलाता है, वो याद रखना। तो फर्मेंटेशन क्या होता है ना, बैक्टीरिया का एक्शन जो उसके ऊपर हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है ना, जो एनर्जी रिलीज होने वाली है अभी यीस्ट के अंदर, एनर्जी रिलीज होने वाली है ना, वो प्रोसेस को फर्मेंटेशन हम बोल रहे हैं। और साथ ही साथ उसमें क्या होने वाला है, तो आप ये बात समझ लीजिए, मैंने उसका नाम बोला आपको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब भैया एल्कोहल बनने वाला है उसमें। हाँ, तो क्या हो रहा है, हमने देखा कि यीस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है तो पक्की बात है भैया एल्कोहल बनने वाला है। एल्कोहल को क्या बोलते हैं टेक्निकल की, इथेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। इथेनॉल वो है जो कंजम्पशन वाला एल्कोहल है ना, जो लिकर में यूज होता है, वही वाला एल्कोहल, यस। तो वो जो है इथेनॉल कहलाता है। वैसे तो एल्कोहल मिथेनॉल भी है, पर वो जो होता है पॉइजनस होता है, वो वी कैन नॉट यूज इट फॉर द लिकर पर्पस, फॉर आवर पर्सनल यूज, राइट। तो वो भी एक तरीके का एल्कोहल है, बट यहां पे बन रहा है इथेनॉल। तो अभी जल्दी से केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन किसमें हो गया, पाइरुवेट में हो गया। पाइरुवेट किसमें ब्रेक डाउन होने वाला है, फर्दर एल्कोहल में ब्रेक डाउन होने वाला है, और साथ में क्या रिलीज होने वाली है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। तो ऐसा रिएक्शन कहलाएगा एनारोबिक फर्मेंटेशन इन यीस्ट। यीस्ट के अंदर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना। इसके बाद दूसरे तरीके का फर्मेंटेशन होता है जो हमारे मसल्स में होता है, ठीक है। तो मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन, सर हमें तो पता ही नहीं है कभी हो गया हमारे अंदर, मसल्स के अंदर कब हुआ सर, होता है। आपने कभी ट्रैकिंग की होगी, कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की होगी, सांस फूली होगी, भागे होगे तेजी से रेस में, सांस फूली होगी, तब होता है मस्कुलर फर्मेंटेशन, या एनारोबिक मस्कुलर फर्मेंटेशन बोला जाता है। ह्यूमन बॉडी में, हमारी मसल्स में होता है। तो इसमें क्या हो रहा है जल्दी से बताता हूं। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो पहला तो नियम सेम ही है भैया, वो ग्लाइकोलाइसिस तो होने ही वाली है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस, देखो बार बार बोल रहा हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल टर्म है। यू लर्न द राइट कॉन्सेप्ट एंड राइट टेक्निकल टर्म्स इन द कॉन्सेप्ट गुरु, बिकॉज आई एम योर गुरु इन नीड, इंडीड। कभी भी आपको बेसहारा नहीं छोड़ूंगा, कभी भी ऐसा मौका नहीं आने दूंगा कि सर आपका लेक्चर अटेंड किया था, उसमें ये टॉपिक था ही नहीं, वो आ गया एग्जाम में और फिर मुझे बना ही नहीं। इतना ज्यादा रिसर्च आउट करके मैं आता हूं कि कुछ भी मुझसे मिस ना हो जाए। बट इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक रह गया, सर स्कूल में तो कराया था, कॉन्सेप्ट गुरु में नहीं किया हमने, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स की सर सो एंड सो टॉपिक है, वो करवा दीजिए। पक्का करवा दूंगा, 100% करवाऊंगा, टाइम लगेगा पर करवाऊंगा। तो देखो जल्दी से आ जाते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है, लैक्टिक एसिड को बनाना है, साथ में एनर्जी। देखो मेन मुद्दा तो एनर्जी ही है, साइड मुद्दे हैं सब लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, ये तो साइड प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। मेन इसका ये प्रोसेस हो ही क्यों रही है, एनर्जी रिलीज के लिए। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पता है आपको कितने एटीपी रिलीज हो रहे हैं, ओनली टू एटीपीज आर गेटिंग रिलीज्ड, और एरोबिक में कितने हो रहे थे, 38। तो आप फर्क देख लो कि कितना जबरदस्त फर्क है। अब ये लैक्टिक एसिड वाले में पता है क्या हो रहा है, पाइरुवेट जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन हो रहा है लैक्टिक एसिड में और साथ में एनर्जी में। और उसमें क्या हो रहा था, जो यीस्ट के अंदर हो रहा था, उसमें वो इथेनॉल में एनर्जी तो थी, सबसे पहले एनर्जी लिखने का, एनर्जी, इथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी।
और उसके पहले जो एरोबिक में हो रहा था उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था कि एनर्जी सबसे पहले, फिर CO2 प्लस H2O। देखो हमेशा अपने माइंड को है ना लॉजिकली अप डाउन कनेक्ट द डॉट्स, इस तरीके से ना माइंड से सोचते रहने का कि अगर मैं अभी ये पढ़ रहा हूं और पहले वाली प्रोसेस क्या मुझे याद है क्या, माइंड में क्रॉस चेक कर लो। जैसे जैसे क्रॉस चेक करते जाओगे वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती जाएगी। कोई चैलेंज है कोई रोक नहीं सकता है। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को क्रॉस क्वेश्चंस करने चालू कर दो। एक टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक जो अभी अभी पढ़ा उसका क्रॉस क्वेश्चन करो, देखो वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ गया तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात का, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाओ लिख के आ जाओ, हो जाएगा। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में देख लिया। अब ये लैक्टिक एसिड होता है ना, लैक्टिक एसिड भी एक भाई बड़ी चीज है। लैक्टिक एसिड में क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड आपको क्रैम्प्स लेके आ रहा है आपकी बॉडी में। तो जब हमारी सांस फूल जाती है ना तो मसल्स को ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो मसल्स टेम्पररी समय के लिए पता है क्या करते हैं, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट हो जाते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में, मस्कुलर फर्मेंटेशन प्रोसेस में, और इसमें बन जाता है लैक्टिक एसिड। जैसे जैसे ये लैक्टिक एनर्जी तो मिलती है पर कम मिलती है और साथ में बनता है भरपूर लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड ये करवाता है क्रैम्प्स हमारी बॉडी में। अच्छा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे रहा हूं। देखो मैं अभी फिलहाल पुणे में हूं, पुणे में बहुत हमारे यहाँ पे एक कल्चर है पुणे में कि ट्रैकिंग में, क्योंकि यहाँ माउंटेन्स है ना तो लोग ऑब्वियसली ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतने सारे गढ़ भी हैं, किले भी हैं, तो वो जाके वो सफलता जब मिलती है तो बहुत खुशी होती है कि जब हम सिंहगढ़ फोर्ट में पहुंचते हैं, कहीं पहुंचते हैं तो वाह बहुत मजा आता है। पर वहां पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इट इज रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड। तो क्या हो रहा है उसमें कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं ना, चढ़ते जाते हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है। भाई अब नहीं चढ़ा जा रहा, हो गया मेरा तो उस समय पे क्या हो रहा होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कम हो रही होती है हमारे मसल्स में, मसल्स के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी कम से कम रिलीज हो रही होती है, इसलिए सांस बहुत तेजी से चलती है कि भाई जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का इंटेक करें हम लोग। और तब है ना लैक्टिक एसिड बहुत बनता है, क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिलती नहीं है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जैसे ही हम चढ़ रहे होते हैं और थोड़ा भी पैर ट्विस्ट हुआ ना, क्रैम्प आ जाता है तुरंत। मतलब अगर हम नॉर्मल लाइफ में ट्विस्ट हो रहा है कोई क्रैम्प पता भी नहीं चलता, पर वहां पे आपको एक छोटे से छोटा इतना भी पिंच यहां वहां होगा ना, आपको पता चलेगा। आप करके देखना, मुझे बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जिन जिन ने ट्रैकिंग की है मुझे बताओ कि ऐसा होता है कि नहीं होता। होता है, वो जबरदस्त होता है, प्रैक्टिकली पता चलता है ये सब। तो चलो जल्दी से जान लेते हैं अब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में छोटे छोटे डिफरेंस, ताकि मैंने बोला ना आपके माइंड की एनालिटिकल और लॉजिकल रीजनिंग होती रहनी चाहिए। एनिमल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ी ना प्लांट रेस्पिरेशन के बारे में सोचेंगे, बिल्कुल सोचेंगे, क्योंकि जब हम उसको एनालिटिकली सोचेंगे व्हाइल स्टडिंग एनिमल रेस्पिरेशन, तभी जाके हमारे कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। बहुत बार देखा है प्लांट का रेस्पिरेशन कैसे कर रहा है, उसके पास क्या कोई वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं क्या? आंसर इज नो। कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या उसके पास वेल डिफाइंड? आंसर इज नो। जैसा आपके पास है ऐसा है क्या उसके पास? नहीं है। वहां पे रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है प्लांट में? तो सर स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। स्टोमेटा कहां पे प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। डिफ्यूजन होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो स्टोमेटा ओपन होता है, लास्ट लेक्चर्स में समझाया था, याद होगा वो स्टोमेटा ओपन क्लोज किया था गार्ड सेल्स को इस तरीके से। नहीं देखा है तो देख लेना जाके। तो स्टोमेटा ओपन होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से ओपन होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। लीव्स में, स्टेम में किसके थ्रू हो जाएगा? लेंटिकल्स के थ्रू होता है। जैसे जो काम लीव्स में स्टोमेटा कर रहा है वो स्टेम में कौन कर रहा है? लेंटिकल्स कर रहे हैं। कर वही रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस ओनली। बट इट डज नॉट हैव एनी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर लाइक अस, लाइक एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो चलो ये डिफरेंस हमने मोटे मोटे समझ लिया प्लांट एनिमल का। अच्छा समझ गया। अभी अब एनिमल पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो चैप्टर में अभी एनिमल के बारे में समझाया हुआ है और वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर उनके पास नहीं होता, पर हमारे पास तो होता है ना। तो लेट अस सी क्या क्या होता है, किस तरीके से एयर अंदर जा रही है, उसका पैसेज क्या है, पूरा उसका पाथ क्या है। लेट अस सी दैट। तो चलो अब हमारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इसका पैसेज क्या है, इसका पाथ क्या है वो बता देता हूं कि एयर कैसे अंदर जा रही है और किन किन
ऑर्गन्स के थ्रू वो ट्रेवल कर रही है, राइट। तो वो हम देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले कहां से जाएगी? नॉस्ट्रिल से जाएगी, नोज से जाएगी, ठीक है। नोज में जो होल्स हैं इनको नॉस्ट्रिल बोला जाता है, नेजल कैविटी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले कहां जाएगी? नेजल कैविटी में जाएगी। फिर वो कॉमन पैसेज में जाएगी जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो सबसे पहले वो कॉमन पैसेज में जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद वो किस में जाएगी? लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या है? वॉइस बॉक्स होता है, तो लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स के बाद क्या होगा? लैरिंग्स के बाद और नीचे उतरेगी, ठीक है। तो ट्रकिया में जाएगी। ट्रकिया क्या है? विंड पाइप है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं उसमें, बचपन से डायग्राम बनाते आ रहे हैं ये वाला। वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्यों होता है? ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, कभी क्लोज ना हो जाए। अगर विंड पाइप बंद हो गया तो सांस लेना ही बंद हो जाएगा, हम सब गए काम से। तो ट्रकिया है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के बाद ट्रकिया। ट्रकिया से वो कहां जाएगा? ब्रोंकाई में जाएगा। मतलब ट्रकिया ऐसे करके एक लेफ्ट में एक राइट में डिवाइड हो जाएगा ब्रोंकाई में, जो लंग्स में ओपन होते हैं जाके इन द फॉर्म ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई से किस में आएगा? ब्रोंकियोल्स में आएगा। ब्रोंकियोल्स क्या है? छोटे छोटे ट्यूब्स हैं जो किस में ओपन हो रहे हैं? लंग्स में ओपन हो रहे हैं। और फिर फाइनली वो कहां जाएगा? एल्वियोलाई में जाएगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से एयर जो है वो जा रही है। और एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? एल्वियोलाई में ही मेन डिफ्यूजन हो रहा है। जैसे प्लांट में कहां हो रहा था? स्टोमेटा में, और कहां? लेंटिकल्स में हो रहा था डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे ही हमारे लंग्स में जाके फाइनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होने वाला है? ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट होने वाली है, ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। वो एब्जॉर्ब कहां हो जाएगी? ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी ऑक्सीजन। और फिर वो ब्लड क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां पे पंप करना है? पंप करना है पूरी की पूरी बॉडी में। पंपिंग करके मिलेगा क्या सर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा पूरी बॉडी में, तो क्या मिलेगा? तो वो ईच एंड एवरी सेल में जाएगा और वहां जाके क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। क्या रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज होगी। कितने एटीपी पर ग्लूकोज? 38 एटीपी। जबरदस्त एनर्जी मिलेगी आपको, तभी तो हम सरवाइव कर पाएंगे, हम जिंदा रह पाएंगे। तो देखो पूरा पैसेज बताया मैंने, पूरा पाथ बताया आपको। शुरुआत कहां से हुई थी कहानी की? नॉस्ट्रिल से हुई थी। नॉस्ट्रिल के बाद क्या हुआ? नॉस्ट्रिल को और क्या बोलते हैं? नेजल कैविटी बोलते हैं। तो नेजल कैविटी के बाद वो कहां गया? नेजल कैविटी के बाद वो नीचे गया। नीचे क्या था? फेरिंग्स था। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है। किसका कॉमन पैसेज है? फूड पाइप और विंड पाइप का। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो किस में गया? लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। जैसी एयर आती है उसके हिसाब से उसमें वो ड्रम्स होते हैं, वॉइस बॉक्स होता है। लैरिंग्स के बाद कहां गया? लैरिंग्स के बाद गया ट्रकिया में। ट्रकिया क्या है? विंड पाइप है। किससे बना होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना होता है। क्यों बना होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? सो दैट वो श्रिंक ना हो जाए, वो क्लोज ना हो जाए, क्योंकि विंड पाइप अगर क्लोज हो गया तो एयर का जो फ्लो है बाहर भी निकल पाएगा, अंदर भी नहीं आ पाएगा, मतलब इंसान गया। फिर वो कहां जाएगा? ट्रकिया के बाद वो जाएगा ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई किस तरीके से ओपन हो जाएगी? दोनों लंग्स की तरफ ओपन हो जाएगी, एक लेफ्ट में एक राइट में। ब्रोंकाई किस में ओपन होगी? ब्रोंकियोल्स में ओपन होगी। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? स्मॉल ट्यूब्स होते हैं जो एयर को लेके जाते हैं लंग्स में। लंग्स में कहां लेके जाते हैं? एल्वियोलाई में लेके जाते हैं। एल्वियोलाई में क्या होने वाला है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने वाला है। किस प्रोसेस के थ्रू होने वाला है? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होने वाला है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरा लॉजिकल सीक्वेंस मैंने बता के रख दिया आपको। अब देखो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन प्रोसेस को इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अब एल्वियोलाई तक बात पहुंच गई है हमारी। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है इसका भी है ना अपनी बुक में दिया हुआ है, इसलिए फटाफट समझा देता हूं। इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। पर इसका जो है वो मैकेनिकली किस तरीके से काम हो रहा है, क्या ऊपर नीचे चीजें हो रही है जिससे एयर अंदर आ रही है और बाहर निकल रही है, चलो बता देता हूं। फर्स्ट इनहेलेशन ले लेते हैं। तो इनहेलेशन को समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपने पेट के जस्ट नीचे, जहां पेट खत्म हो रहा है कमर चालू हो रही है उसके बीच में जो है डायफ्राम एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। तो सांस हम लेते हैं जब इनहेलेशन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और जो हमारा रिब केज है, चेस्ट कैविटी है, वो ऊपर की तरफ आ रही है और वो एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। तो एक्सपेंड होगी तो क्या होगा कि जगह एरिया इंक्रीज हो जाएगा। एरिया इंक्रीज होगा तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जगह बढ़ जाएगी ना।
जगह बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल्स, एयर जो प्रेशर था, जो एयर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया। जैसे मान लो एक कमरा है, उसमें 50 लोग भरे हुए थे पहले, अब वो कमरा छोटा पड़ रहा था तो एक बहुत कंजस्टेड हो रहा था, डेंसिटी बढ़ रही थी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। पर फिर मैंने क्या किया, मैंने वो कमरे से हटा के वो उससे 5 टाइम्स बड़ा कमरा लेके आ गया मैं, और उसमें उतने ही लोगों को रखा, तो प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे एरिया बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर। एरिया इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यही कॉन्सेप्ट गुरु की खासियत है। बायोलॉजी इज नॉट स्ट्रिक्टली स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली बायोलॉजी। जहां फिजिक्स की जरूरत होगी ना, को रिलेट करके रख दूंगा उससे। तो प्रेशर फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, रिलेशन क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। एरिया बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़े जाएगा। तो यहां पे भी ऐसा हो रहा है। एयर प्रेशर क्या हो गया भैया, एयर प्रेशर, एरिया बढ़ गया ना, तो एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो डिफ्यूजन कहां से होगा, आउटसाइड से इनसाइड। डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉम हायर रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर कहां है, आउटसाइड। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां है, अभी हमारे चेस्ट कैविटी में। तो आउटसाइड से इनसाइड एयर आ जाएगी। ये मैकेनिकल मूवमेंट में क्या होगा, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। चेस्ट कैविटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, उससे क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट, रिब केज का अपवर्ड मूवमेंट होगा। चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी तो एरिया इंक्रीज होगा, एरिया इंक्रीज होगा तो एयर प्रेशर डिक्रीज होगा, एयर प्रेशर डिक्रीज होगा तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली एयर को ड्रॉ करेगी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दिस इज व्हाट इनहेलेशन इज। मैंने आपको डीपली समझाया, आप 2-4 लाइन सिस्टमेटिकली लिख के आ जाओ, इसमें कंप्लीटली काफी है ये। अब चलो सिमिलरली हम एक्सेलेशन देख लेते हैं। एक्सेलेशन में जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो रही है। डायाफ्राम एक्सपेंड करने वाला है और जो हमारा रिब केज था वो डाउनवर्ड मूव करने वाला है। ऐसे ये अपवर्ड करेगा, ये डाउनवर्ड करेगा। डायाफ्राम अब ऊपर की तरफ आ रहा है, रिब केज नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो यहां पे जगह कम हो गई, एरिया कम हो गया। जैसे जैसे एरिया कम होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस शुरू हो जाएगी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देंगे, एक्सेल आउट कर देंगे, एक्सेलेशन कर देंगे। बट इसका लॉजिकल कनेक्शन ये था, आज के बाद कभी भूलना नहीं ये चीज। तो चलो अब एक्टिविटीज में आगे बढ़ जाते हैं। 5.4 और 5.5 एक्टिविटी। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक बात मैं आपके साथ करना चाहता हूं कि भाई अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि द कॉन्सेप्ट गुरु के नॉलेज से आपको फायदा हो रहा है, होएगा ही होएगा, तो काइंडली, और सब्सक्राइब किया नहीं है चैनल, लाइक करते नहीं हो वीडियो। मेहनत मैं कर रहा हूं, मुझे पता है मेरी मेहनत का फल मुझे मिलेगा, वो बात पक्की है। पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब इट, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। मुझे पता है मेरे बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, सब्सक्राइब करके बैठे हैं, देख भी रहे हैं, पर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है। करो। अगर आप एक किसी का भला करोगे, आपके किसी फ्रेंड का, तो ईश्वर देख रहा है आपका भी उतना ही भला होगा। शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, द कॉन्सेप्ट गुरु के कॉन्सेप्ट्स को शेयर करो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आ रहा हो तो उसको बताओ कि भाई ये वाला वीडियो देख ले, आ जाएगा। तो मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हो, मैं जानता हूं। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना, तो मतलब आप भी मेहनत उतनी ही कर रहे हो और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा ही आएगा। एग्जाम आने तो बोर्ड का ऐसे ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा कि कोई टॉपिक भी आपके जो आने वाले सबके सब बताऊंगा इस बार क्या आने वाला एग्जाम में। बिकॉज आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 ईयर्स। तो अपने एक्सपीरियंस को तो मैं तो यूज करता ही हूं और करने ही वाला हूं। जो देखेगा वो पाएगा, जो नहीं देखेगा वो गवाएगा। तो मोटा मोटा यही कह रहा था कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। लाइक नहीं करते हो तो प्रभु लाइक करो इस वीडियो को, शेयर अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता ही है। जब मेरे बराबर की एज के हो जाओगे तब समझ में आएगा कि द कॉन्सेप्ट गुरु में रोहित सर जो पढ़ा रहे थे, जो समझा रहे थे, जो सीख दे रहे थे, वो एकदम वैलिड थी।
एंड कमेंट करो यार, मुझे पता चलना चाहिए कि कौन कौन बच्चे क्या मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको वीडियो, लेट मी नो अबाउट इट। चलो अच्छा लग रहा है सर, बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है बताओ तो सही। तो ये सब भाई ध्यान रखा करो, ये सारी बातें मेरे लिए भी ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यू ऑल्सो नो, अभी तक मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेता, राइट नाउ आई हैव स्टार्टेड विद ऑल दीज थिंग्स। आई ऑल्सो नीड सम एनकरेजमेंट, आई एम सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, ठीक है। तो बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, मुझे जो जानते हैं वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, बड़ा मजा आता है। तो चलो लेट अस मूव ऑन टू द एक्टिविटीज। एक्टिविटी 5.4 एंड 5.5। एक्टिविटी 5.4 देख लो, आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। उसमें क्या करना है, हमें यह पता लगाना है कि जो हम एक्सेल आउट कर रहे हैं एयर को लाइक दिस, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, चलो फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, दोनों में आप लाइम वाटर भर दो। और लाइम वाटर का मतलब भैया वो नींबू पानी ना समझ लेना, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी होता है, चूना होता है लाइम। तो लाइम वाटर होता है, लाइम क्विक लाइम जो है उसको घोल दिया तो पानी में, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसको पानी में घोल दोगे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। लाइम वाटर को आपने रख लेना है, मतलब दोनों में। अब आपको 1 बाय 1 करके क्या करना है कि एक में आपको आपकी एक्सेल आउट एयर उसके अंदर डालनी है। मतलब कैसे करोगे, सांस लोगे अच्छी भरपूर, और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसके पास छोड़ दोगे, रिलीज कर दोगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। आपको तो पता है, पर ये चीज को चेक कर रहे हैं हम इस एक्सपेरिमेंट से। अब पता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और इसका एक केमिकल रिएक्शन है जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सफेद दूध की तरह मिल्की होता है। तो इसका कलर जो है मिल्की व्हाइट हो जाता है, मतलब आपको साफ साफ कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकली हम इसको बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। कैसे मिल्की हो रहा है, देखो केमिकल रिएक्शन बता रहा हूं, लिख लो। केमिकल रिएक्शन क्या होने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड होने वाली है रिएक्टेंट्स में, और क्या होने वाला है, लाइम वाटर होने वाला है। क्या है लाइम वाटर, अभी अभी बताया था आपको मैंने। CaO को मैंने किसके साथ मिला दिया था, H2O के साथ मिला दिया था लाइम वाटर बनाने के लिए, राइट। तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, उसमें क्या ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर दी। तो क्या मिलेगा, CaCO3 मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, ठीक है। तो वेपर्स के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में हीट रिलीज होती है। तो ये इसकी टेक्निकल इक्वेशन है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसकी वजह से वो कैसा है, इनसॉल्युबल होता है, तो उसके पार्टिकल्स है ना पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं, और हमें लगने लगता है उसका कलर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। तो जब जब लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, समझ जाना उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। तो एक्सेल्ड एयर हैज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है सर, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें नॉर्मल जो एयर है जो उसको है ना, हमें एक ऐसे वो आता है ना, ड्रॉपर आता है, पता है, इंक का ड्रॉपर आता है, ऐसा कोई एक ले लेना है और उससे है ना उसको ड्रॉप कर देना है। मतलब कि उसको पिचकारी जैसा, छोटी सी पिचकारी ऐसी लेके ड्रॉप कर देने की एयर, नॉर्मल एयर, ये जो सराउंडिंग में एयर होती है। अब ऑब्वियसली इसमें हमारे एक्सेल्ड आउट एयर और इसके बीच में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत फर्क है। एक्सेल्ड आउट में ज्यादा थी, इसमें तो बहुत ना के बराबर है। तो वो जब रिएक्ट करेगा तो देयर विल बी नो चेंज इन द कलर ऑफ लाइम वाटर। धीरे धीरे करके बाद में तो होगा, पर अभी शुरुआत में तो नहीं होगा। दैट मीन्स जो एक्सेल्ड आउट एयर थी, एक्सेलेशन में जो एयर बाहर रिलीज हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। 5.4 एक्टिविटी से ये हमें समझ में आ गया। और 5.5 एक्टिविटी भी उसके बाद दी हुई है। 5.5 एक्टिविटी में क्या है, उसमें सिर्फ क्वांटिटी बताना है कि ऑब्वियसली लाइम वाटर जो अभी हमने एक्सेल आउट एयर करी ना, उसमें वो तुरंत ही लाइम वाटर टर्न मिल्की, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एक्सेल आउट एयर, एक्सेलेशन में जो एयर रिलीज हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई क्वांटिटी में, इट वाज इन अ लार्ज अमाउंट प्रेजेंट एज कंपेयर टू द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये 5.5 में क्वांटिटी बतानी है कि भैया पहले वाले टेस्ट ट्यूब में तो ज्यादा कोई फर्क आया नहीं, जिसमें नॉर्मल एयर थी, और दूसरे वाले में जिसमें हमने एक्सेल्ड एयर डाली थी उसमें वो तुरंत मिल्की टर्न हो गया। तो दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन एक्सेल्ड आउट एयर एज कंपेयर टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक एयर। यार ना करते करते भी, रेस्पिरेशन कराते कराते भी अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारा टाइम हो चुका है। अब इसको एडिट करने बैठूंगा, एडिट करने के बाद भी कट शॉर्ट करूंगा तब भी बहुत सारा टाइम हो गया है।
मतलब एक पूरा डेडिकेटेड लेक्चर हार्ट के लिए रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट का फंक्शन समझना ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ये सब समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो आज के लेक्चर में कवर किया है। देखो, मैं बार बार बोलता हूं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मेरी तो सिंपल फिलॉसफी है, जो आराम से चलता है पर सब कुछ समझ के चलता है ना, अंत में रेस वही जीतने वाला है। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्सेप्ट गुरु। और अगर मेरी फिलॉसफी पे आप चलोगे तो ये सारा एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ से गेन किया है ना, वो आपके सामने रख रहा हूं। यू विल गेट द सक्सेस स्लोली बट श्योरली। तो चलो, नेक्स्ट हार्ट के लिए हम एक नेक्स्ट लेक्चर रिजर्व रख लेते हैं, और वो कल ही लेके आऊंगा मैं आपके लिए। So I'll make the video today itself for the heart and I'll come tomorrow with the lecture। और उसके बाद हार्ट के बाद तो मेरे ख्याल से इक्के दुक्के टॉपिक रह जाएंगे, और इन दिस वे वी विल कवर अप द होल लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर। और उसके बाद मैथ्स की बारी है, फिर मैथ्स उठाने वाला हूं। मैथ्स लिए हुए काफी टाइम हो गया, पॉलिनोमियल्स के समय लिया था, नंबर सिस्टम ले लिया था, पॉलिनोमियल्स ले लिया था, उसके बाद फिजिक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, केमिस्ट्री लिया, फिर फिजिक्स लिया, नाउ बायोलॉजी, नाउ अगेन मैथ्स का टर्न आने वाला है। और मेरे एक स्टूडेंट है योग, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। तो योग, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वो क्वेश्चन है मेरे माइंड में बेटा, और जैसे ही मैथ्स का चालू करूंगा ना, उसके पहले आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा मैं। तो चलो, ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज लेक्चर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट गुरु के ये लेक्चर्स समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट। अगर आपको कमेंट करने में शर्म आ रही है, व्हाट्सएप कर लो मुझे कि सर कहां पे कमी रह गई, या मजा आ रहा है मुझे। और एक एक वीडियो देखते जाओ, इसमें जो कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट दैट यू आर लर्निंग इन द कॉन्सेप्ट गुरु, मुझे पता है प्रैक्टिकली जो मैं सिखा रहा हूं ना, बहुत सारी चीजों को इंटर रिलेट करके, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंटर रिलेट करके, ऐसी नॉलेज आपको, मैं जानता हूं मार्केट में एक से एक दिग्गज लोग हैं, मिलेगी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, बट द कॉन्सेप्ट गुरु में भी मिलेगी, और जबरदस्त तरीके से मिलेगी। और ऐसे ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कहीं नहीं मिलेंगे। दिस इज व्हाट आई गारंटी यू। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे अहेड।